हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये है कि जो 2022 की यूपीपीसीएस की प्री आने वाली है, ध्यान देंगे, यूपीपीसीएस प्री जो 2022 की होने वाली है, हम लोग आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करने के पहले मेरा हमेशा से मानना रहे कि कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली बात होती है कि भैया एक बार उसका सिलेबस देख लो, एक बार उसका पाठ्यक्रम देख लो। ठीक है, तो सिलेबस मेरे पास हिंदी में मौजूद है, देख लेते हैं इसको। क्योंकि देखिए आता क्या क्या है पूछने से बेहतर है एक बार थोड़ा 5 मिनट में सिलेबस देख लेना। मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए सिलेबस मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे 2021 का पेपर ले लिया हूँ, 2021 का पेपर ले लिया हूँ ताकि हम लोग ये जान सके क्या सच में सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता है या हट के आता है। ठीक है, इस चीज को समझ सके। अब देखिए 2021 का जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ है, एकदम ताजा पेपर लिया हूँ, बिल्कुल बासी पेपर नहीं है। और ऊपर ध्यान देंगे तो ऊपर अपना सिलेबस है, तो हम लोग सिलेबस देखेंगे और फिर पेपर में चले जाएंगे। देखिए सिलेबस कहती क्या है भैया कि पहली पॉइंट क्या बोली है कि मैं करेंट का क्वेश्चन दूंगी। ये कहीं यहाँ पे नहीं बोली है कि मैं करेंट से 5 क्वेश्चन दूंगी या 50 क्वेश्चन दूंगी। सबसे पहले यही बोला है कि मैं करेंट का क्वेश्चन दूंगी। हालांकि करेंट के क्वेश्चंस कैसे दूंगी ये क्लियर करती है। वो बोली क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व की समसामयिकी घटनाएं हैं, एग्जैक्ट इस वर्ड को फोकस करना है, जो घटनाएं हैं उन पे चर्चा करेगी। तो पहली क्वेश्चन वो क्या बोली है कि जो करंट से मेरा क्वेश्चन होने वाला है वो घटनाओं पे आधारित होगा, वो घटनाएं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, ध्यान देंगे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, इस चीज को ध्यान देंगे। स्टार्ट कर लीजिए। तो पहला करंट पढ़ते समय आप लोग को ध्यान क्या रखना है, करंट पढ़ते समय अपने दिमाग में बस ये रखना है कि क्या जिस इवेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है या नहीं। केवल इतना फोकस करते ही आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है वो पता चल जाते हैं, इंपॉर्टेंट करंट है या नहीं ये पता चल जाता है। ठीक है, तो पहली चीज करंट में केवल एकदम इतनी ही बोली है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा कि अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी रखनी होगी, किस चीज की, केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटना है उनकी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। आगे बोला कि हिस्ट्री में क्या पूछेंगे भैया प्री में, ये भी देख लो। आइए हिस्ट्री में देख लेते हैं। कह रहा है कि इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी हिस्ट्री के या जो अपनी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री है उनमें जो उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष है, बेसिकली इस पे इसके कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस पूछना है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए मिडिवल पीरियड में ध्यान देंगे अगर मिडवल में, तो मिडवल पीरियड में क्या करता है, मिडवल पीरियड में वो किसी शासक के द्वारा अगर कुछ स्मार्ट काम किया, जैसे किस शासक ने नहरों का जाल बिछाया, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। या ईटीसी ये स्थापत्य किसने बनवाया, वो स्थापत्य किसने बना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि स्थापत्य वाला जो पोर्शन है वो आपके आर्थिक सेक्शन में भी आ जाएगा और कला सेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक, सामाजिक डेवलपमेंट, सती प्रथा वगैरह की कब खत्म की गई, कब चालू की गई। ठीक है, या महिलाओं की क्या स्थिति थी, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं कि जैसे देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में, फॉर एग्जांपल सामाजिक वाले हिस्से से मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। ध्यान दें कि उत्तर वैदिक काल में हम लोग जानते हैं कि भैया उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि महिलाओं की स्थिति में पतन हुआ, यानी महिलाओं की स्थिति खराब हुई है। उत्तर वैदिक काल में हम क्या पढ़ते हैं कि महिलाओं की स्थिति खराब हुई है। ये कौन बोलता है कि भैया उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, तो एक मैत्रेयी संहिता है। ठीक है, इसी में साफ साफ मेंशन है कि जो है कि महिलाओं की स्थिति खराब हुई है। ठीक है, बेसिकली जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें ये मेंशन है साफ साफ। अब समझिए ये और ये साफ साफ यूपीपीसीएस क्वेश्चन भी दे देती है यहाँ से। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ से क्वेश्चन दी हुई है। तो सीधी सी बात क्या है कि जो सोसाइटी और जो सामाजिक जीवन है वहां से भी यूपीपीसीएस कर रही है कि मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन बना के दूंगी, हिस्ट्री का क्वेश्चन बना के दूंगी। अब 2020 का एक क्वेश्चन याद करिए, 2020 का एक क्वेश्चन आया था, वो अकबर के ऊपर क्वेश्चन था। और अकबर वो क्वेश्चन ये था जो शादी विवाह से रिलेटेड जो रेगुलेशंस थे अकबर के, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को आप लोग सीधा यहाँ से अपने सिलेबस से देखेंगे तो सिलेबस के इस पॉइंट में साफ साफ दिया गया है कि वो क्वेश्चन इस टाइप की पूछ सकती है यूपीपीसीएस, साफ साफ दिया गया है। आगे क्या कर रहा है कि व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो इन सब सेक्शन की, यानी किसी भी टाइम पीरियड का आपको उसकी सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या थी, आर्थिक क्या थी, राजनीतिक क्या है, इन चीज़ों की आपकी फोकस होनी चाहिए। जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको आपको थोड़ा प्रीलिम्स के नजरिए से तैयार करना होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे वो कह रहा है कि अपने टॉपिक में साफ साफ लिखा है कि मैं राष्ट्रीय आंदोलन को फोकस करूंगा। साफ साफ लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को फोकस करूंगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी उपेक्षित है। सीधी सी बात क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन, यानी हम लोग अगर नॉर्मली देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लगभग स्टार्ट कब से माना जाता है, जब अपने पास सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। जब हमारे पास, मैं अगर साफ पेज पे लिखूं यहां से, जब हमारा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, सुधार आंदोलन हुआ। क्यों माना जाता है कि राष्ट्रीय, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय आंदोलन होने के लिए क्या चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन होने के लिए जन भागीदारी की आवश्यकता होती है, जन भागीदारी की आवश्यकता होती है। और जन भागीदारी होने के लिए क्या है, चेतना की आवश्यकता होती है कि भैया लोगों को लगे, लोगों को पहचान हो कि अब मेरे नेशनल मुद्दे क्या हैं, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि लोगों में चेतना का विकास होना बहुत जरूरी है। अब देखिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने क्या किया कि जो सामाजिक जटिलताएं थी उनमें कमी करेगा, जो धार्मिक जटिलताएं थी उनमें कमी करेगा। अब जब सामाजिक धार्मिक जटिलताएं कम होंगी तो ऑटोमेटिक ये मुद्दा क्या हो जाएगा, सामाजिक और धार्मिक मुद्दा क्या हो जाएगा, तत्काल तौर पे गौण हो जाएगा। अब जब ये मुद्दा गौण होगा तो सीधी सी बात क्या होगी कि भैया अब जो इंपॉर्टेंट मुद्दे के उत्तर पे क्या गया, राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि हम लोग उस वक्त क्या थे, गुलाम थे। तो इनके खिलाफ एकजुट होना हम लोग को, तो यानी राष्ट्रीय आंदोलन की आधार बन जाएगी। और यही देखेंगे कि धीरे धीरे क्या होते हुए क्या होगा, कांग्रेस का गठन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कांग्रेस का गठन होगा। अब चूंकि कांग्रेस ने क्या किया है, चूंकि कांग्रेस ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई आज की कांग्रेस नहीं है, ये तब की कांग्रेस है जब अपने पास देश को आजाद कराने वाली एकमात्र संगठित पार्टी थी, ठीक है। यहां से क्या है, अब सीधी सी बात है कि एक ऐसी बॉडी जिसने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है देश की आजादी में, तो कांग्रेस पे क्वेश्चंस वो क्या करेगी, कांग्रेस की ओरिजिन कब हुआ, किसके किसके मदद से हुआ, ठीक है, और किन किन विदेशियों का सहयोग था, किन किन देश, कौन इसके पहले महासचिव थे और अध्यक्ष थे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपीएससी में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, जो इसके इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते थे, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसी में ये सोचा जाता था भैया कि इस एक साल में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इस एक साल में हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पे प्रॉपर चर्चा किया जाता था। तो भैया ये एक इंपॉर्टेंट हो गया कि इंपॉर्टेंट अधिवेशन, खासतौर पे इस इंपॉर्टेंट अधिवेशन में क्या क्या चर्चा किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो कि कब बोला गया कि हम डिमोनियन स्टेटस की मांग करेंगे, कब बोला गया कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, ये सब बातें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कब किस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, या किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का मिलन हुआ, ठीक है, ये सारी बात, या किस अधिवेशन में गांधी ने ये कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड, ये सारे फैक्ट आपके सामने आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यूपीपीएससी हमेशा मेंस में देखेंगे तो मेंस में साफ एक टॉपिक में लिखा है कि महिलाओं की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, महिलाओं की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, साफ मेंस में लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग प्री में देखें तो प्री में भी तो महिलाओं की भूमिका है। प्री में क्या भूमिका है भैया, राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है कि नहीं है, एकदम है, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय आंदोलन के बाद से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका है, ठीक, वहां से तो महिलाओं की भूमिका के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। 1857 में महिलाओं की भूमिका है, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि जो महिलाओं की भूमिका है वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 2020 का क्वेश्चन याद रखेंगे, 2020 का क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गए थे, ठीक है, कौन, वो क्वेश्चन पूछा था। और उसका सही आंसर सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू थी, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि सरोजनी नायडू भैया गई है कहां पे, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन क्या था कि नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था उसी के टाइम पीरियड में एक गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और उसी गांधी इरविन पैक्ट में बोला गया था भैया कि गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना है। तो गांधी जी के साथ महिलाओं के मुद्दे पे कौन गई थी, सरोजनी नायडू गई थी। इस चीज को ध्यान देंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, अब ये सब एग्जैक्ट आपके सिलेबस में बोला गया है कि मैं इन सब मुद्दों पे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि हम लोग अपना प्री पढ़ेंगे तो दिमाग में रखेंगे भैया कि यूपीपीएससी ने अपने सिलेबस में बोल रखी है कि मैं यहां से क्वेश्चन पूछेंगी तो पूछेगी ही पूछेगी, ठीक। अब लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्या कह रहे हैं, राष्ट्रवाद का जब उद्भव हुआ वहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आइए देखिए राष्ट्रवाद का उद्भव 2019 में इंडियन उस पे जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, आजाद हिंद फौज पे क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज पे क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रवाद के उद्भव कब, राष्ट्रवाद का उद्भव देखेंगे कब से हो गया। ऐसा माना जाता है कि 1900 बेसिकली 6-7 के पीरियड से, जो सूरत विभाजन वाला दौर था उसके पीरियड से माना जाता है कि पूरी तरह से राष्ट्रवाद का उद्भव हो चुका था भारत में, पूरी तरह से राष्ट्रवाद का उद्भव हो चुका था। और यही वो दौर है, देखेंगे यूपीपीएससी में 1906 से लेके 1916 की घटनाओं के बीच में क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ठीक है। कारण क्या है, 6 के टाइम पीरियड या 6 या 7 में
ठीक है, एक बार 6 या 7 क्लियर कर लेंगे। इसी टाइम पीरियड में सूरत विभाजन हुआ है, ठीक। सूरत और सिस्टम के करीब में क्या है, लखनऊ पैक्ट हुआ है, लखनऊ पैक्ट हुआ है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि सूरत विभाजन क्या है कि 6 नहीं 7 में हुआ है। एक बार आप लोग कमेंट भी कर लेंगे 6 या 7 में, जिसको कंफ्यूजन में होंगे। ठीक है, मैं 1 सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूं सूरत विभाजन कब हुआ करता। 1907 में बताइए। देखिए देखिए, अब 1907 में क्या कि सूरत विभाजन हुआ, और इसके बाद से 1916 में आपका क्या हो रहा है, लखनऊ पैक्ट हो रहा है। अब समझिए सूरत विभाजन क्यों हुआ। सूरत विभाजन केवल इस मुद्दे पर हो गया था कि नरम दल और गरम दल में वैचारिक मतभेद आ गया था। वैचारिक मतभेद आ गया था भैया कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए देश को आजाद कराने में या आगे की स्ट्रेटजी तैयार करने में। ठीक है, इसी में नरम दल और गरम दल में विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर, और फाइनली दोनों ने अपने 2 रास्ते बना लिए। अब क्या होगा कि नरम दल और गरम दल में विवाद क्यों हुआ, क्योंकि गरम दल तत्कालीन रिजल्ट देने में प्रभावी था। गरम दल देखेंगे कि एग्रेसिव था, तो रिजल्ट तत्काल में मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पेंसिल चुरा ले, एक थप्पड़ मार दे तो तुरंत दे देगा। ठीक है, तो ये हाल होता है। तो गरम दल को रिजल्ट तत्काल में मिल रहा था। नरम दल काफी पहले से फोकस कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से बनी 1885 से करीब, तो 85 से लेकर लगभग 5 तक, लगभग 20 साल हम लोग कह सकते हैं, 20 नहीं, हाँ 20 साल, तो लगभग 20 साल तक नरम दल ने क्या किया, खूब कोशिश किया, लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं दिलवा पाए। कुछ खास रिजल्ट और ब्रिटिश से नहीं दिलवा पाए। लेकिन गरम दल जब से आएगा तो खूब रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तिलक जी पे देखें, 2020 में तिलक जी पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तिलक जी अपने आप में राष्ट्रवाद के प्रतीक है। ठीक है, और देखिए साफ सब क्वेश्चन बोला है टॉपिक में कि मैं इन सब चीजों पे क्वेश्चन पूछूंगा। अभी मैं एक पूरा पेपर भी दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक, आगे करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में मैं सामान्य जानकारी दूंगा। अब देखिए यहां पे कहीं गांधीयन मूवमेंट का नाम नहीं लिखा है, लेकिन भैया ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी है, स्वतंत्रता प्राप्ति की जो दौर है, ठीक है, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं वो गांधी मूवमेंट से ही स्टार्ट हुई है। ठीक, गांधी जी का लौटना और चीजें शुरू होना एक साथ हम लोग कह सकते हैं नियर अबाउट हुआ, यानी लखनऊ पैक्ट से या लखनऊ समझौता जो हुआ था वहीं से गांधी जी उभरेंगे। सारा खेल वहीं से शुरू हो जाएगा गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी को सारा नाव पहचान वहीं से मिलेगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी हो जाती है, यानी इनडायरेक्टली इसे नहीं कह रहा कि मैं गांधीयन मूवमेंट के बारे में भी क्वेश्चन पूछूंगा। सीधा नहीं लिखा है, लेकिन उल्टे में लिख दिया कि भैया गांधी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ डिटेल्स यहां पे जो लिखी गई थी वो सीधे नहीं थी, लेकिन इसमें समझना था और सिलेबस की जो प्रकृति थी उसको समझना जरूरी था, तभी आपको चीजें समझ में आती। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग करंट और हिस्ट्री देख लिए हैं, तो मैं करंट और हिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भैया जिस मुद्दे पे बोला है क्वेश्चन बनाएंगे, क्या उसी मुद्दे पे क्वेश्चन दिया है। आइए देखते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे जियोग्राफी के क्वेश्चन है, तो अभी छोड़ेंगे हम लोग, हिस्ट्री क्वेश्चन को ढूंढते हैं। मैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से चीज़ स्टार्ट करेंगे। अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, ये भी पॉलिटी का ही है। करंट आ गया, चलिए मैं करंट भी तो देख ले, तो करंट भी थोड़ा बड़ा देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इस करंट को देखिए, करंट क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ये करंट का क्वेश्चन थोड़ा पुराना था, हालांकि मैं अपनी करंट की क्लास में इसको पढ़ाया हुआ था। अब देखिए रामसर स्थल ये राष्ट्रीय महत्व का भी घटनाक्रम है, ये राष्ट्रीय महत्व का भी है और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी है, क्यों? क्योंकि भैया जब रामसर स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि जो हम लोग कह सकते हैं कि संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल तो हो ही गया। तो रामसर स्थल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों महत्व का स्थल है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि रामसर स्थल अगर न्यूज में आ गया है तो रामसर स्थल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये कौन कहता है? ये यूपीपीसीएस का सिलेबस कहता है। करंट में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटना है मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, साफ साफ बोला हुआ है। ठीक है, और देखिए चूंकि उस समय 2019 में कुल 6 स्थल ऐसे थे जो कि रामसर स्थल घोषित किए गए थे यूपी के, तो सीधे बोल दिया भैया इनमें से वो कौन नहीं है जो रामसर स्थल है। ठीक है, 2019 का अगर आप लोग करंट याद करेंगे 2019 से साफ साफ मेंशन था 2019 या 20 में कि 6 कुल रामसर स्थल घोषित किए गए थे यूपी के, और वहीं से क्वेश्चन बना दिया था। अब आइए ये बजट पे क्वेश्चन है। बजट अभी हम लोग जो करंट देखेंगे तो करंट सॉरी जो जब इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वहां देखेंगे कि बजट के बारे में क्या बोला, कैसे पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे कोई ऐसा मंथ बताइए हमको, कोई ऐसा क्या बेसिकली आप लोग मई से लेके अगर हम लोग जुलाई या अगस्त तक को दिमाग में रख लें, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें भारत आपदाओं से ग्रसित होता है। नहीं कुछ तो चक्रवात तो जरूर आएगा।
कुछ ना आए तो चक्रवात तो जरूर आएगा। चक्रवात आएगा यानी आपदा आएंगी तो तुरंत आपदा प्रबंधन की बात चलती है। आपदा प्रबंधन किसके अंदर है? गृह मंत्रालय के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भैया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होगा। ठीक है, अब बताइए राष्ट्रीय आपदा, कोई आपदा आ जा रही है तो सीधी बात की वो मैनेजमेंट क्या है? वो राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम है, राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम है। ठीक है, और ये तो ध्यान देंगे ये तो ट्रेडिशनली भी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेडिशनल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो भी राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बनना ही बनना है और बना भी है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे विश्व ओजोन दिवस। अब ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं ना कि यार कैसे ये जो डेट वगैरह है इंपॉर्टेंट कैसे याद करें करेंट का। देखिए आपको यही पहचानना है कि क्या कोई करेंट की ऐसी टॉपिक है, ऐसी टॉपिक है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे इंपॉर्टेंट हो, या कम से कम राष्ट्रीय स्तर पे इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय या अलग अलग, मतलब या राष्ट्रीय महत्व की हो या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हो या दोनों की। ठीक है, जैसे रामसर स्थल दोनों टाइप का था। ठीक है, अभी कोई रिसेंट में मान लीजिए भारत में घटना हो जाए और कोई किसी की नियुक्ति हो जाए, मतलब सपोज की भारत में किसी की नियुक्ति हो जाए, जैसे मान लीजिए अभी कोई वित्त आयोग का नया अध्यक्ष बन जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम हो गई, वो राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम हो गई। अब देखिए ओजोन दिवस क्या है? ओजोन संरक्षण राष्ट्रीय महत्व की भी घटनाक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का भी घटनाक्रम है। तो जाहिर सी बात है कि ओजोन दिवस पे अगर क्वेश्चन बन रहा है तो ये एकदम आप लोग सिलेबस को दिमाग में रखते हैं तो कम से कम इसको आप लोग याद करते समय ये नहीं कहते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आइए नीचे ध्यान दीजिए, नीचे भी मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए G7 शिखर सम्मेलन पे क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन पे क्वेश्चन बना हुआ था। कोई भी शिखर सम्मेलन होता है तो उसका क्या होता है कि बेसिकली भैया कोई ना कोई किसी एक की अध्यक्षता में होता है और कुछ उसमें अतिथि देश बुलाए जाते हैं, कुछ उसमें स्पेशल हम लोग कह सकते हैं कुछ इनिशिएटिव ले जाते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से बन ही सकते हैं क्योंकि वो कह क्या रहा है। ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर सिलेबस में आपके क्या कह रहा है, करंट में आइए आप लोग, मैं भी उस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। क्यों आप लोग को यूपीपीएससी और यूपीएससी में यही देखिए इतना अंतर है। अब क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, केवल घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। इस चीज को फोकस करेंगे, ना कि मुद्दों की। इस चीज को ध्यान देना है, केवल घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए आपको। अब मैं क्या करूं, आपको उस क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं। ठीक है, आइए मैं उस क्वेश्चन पे लेके चलूं आपको, जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था। देखिए अब देखिए G7 शिखर सम्मेलन, जाहिर सी बात है कि एक सेकंड भाई, क्या है धोखा दे रहा भाई। पल्लो एक बार ये शेरू को पकड़ लेते अगर। ठीक है, अब ध्यान देते हैं। जून 2020 की देखिए करेंट का न्यूज था, जून 2020 का था और आपका पेपर कब था? अक्टूबर में था। ठीक है, जून 2020 का ये क्वेश्चन था और ये आपका पेपर कब था? अक्टूबर में, यानी बेसिकली 3 मंथ पहले ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, 3 मंथ पहले ही क्या है ये न्यूज में आपके थी। ठीक है, अब देखिए G7 जो शिखर सम्मेलन था, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब देखिए G7 का शिखर सम्मेलन जो था ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। जाहिर सी बात है कि G7 में क्या है कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, G7 पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, G7 नहीं G20 पे तो क्वेश्चन आपकी यूपीएससी ने भी पूछ दिया है। G20 पे आपका क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज ऐसी है जो G20 में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन चुका है। ठीक, तो जाहिर सी बात है भैया कि जब इस पे बन चुका है तो G7 पे तो बन ही जाएगा। ठीक, G7 कंट्रीज के नाम आप लोग चाहिए तो बता भी सकते हैं। अब मैं बता भी दे रहा हूं। G7 में कौन कौन से हैं? कनाडा है, कनाडा के साथ कौन सी है? फ्रांस है, फ्रांस की कौन सी है? जर्मनी है, जर्मनी के बाद से कौन सी है? इटली है, इटली है, जापान है और यूके है। यही वो क्या है 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक कोई और बच रही है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। अच्छा यूएसए है। ठीक है, ये वो 7 कंट्रीज हो गए। अब देखिए एक ऐसी संगठन जिसमें यूएस शामिल है, जिसमें यूके शामिल है, ठीक है, जिसमें जापान शामिल है। अब समझिए ये सारे जिसमें शामिल हैं वो जाहिर सी बात है कि देश की विश्व की सारी अर्थव्यवस्था लगभग एक तरफ हो गई। तो जाहिर सी बात है वो कंट्री क्या होगी? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वो जो हम लोग कह सकते हैं जो संस्था है वो
अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होगी। अब ऐसे में वो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब समझिएगा, अपने को फील इसी तरह लेनी है। अब देखिए, अपने को इस सोच पे फोकस नहीं होना है, घटनाओं पे फोकस होना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैं घटनाओं पे आधारित क्वेश्चन दूंगा। तो घटनाएं क्या है कि भैया, इसका अध्यक्ष कौन था, किसको अतिथि देश के रूप में स्वीकार किया गया, ये सम्मेलन किस जगह पे हुआ है, यही सब तो घटना है। ये सम्मेलन किस जगह, अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया तो कौन सा इनिशिएटिव लिया गया, यही सब घटना है। और यही सब घटनाओं पे आपको फोकस होना है, मुद्दों पे जाना ही नहीं है। मुद्दों पे यहाँ पे क्या डिबेट हुआ, इटीसी, ऐसा कुछ बहुत नहीं, मतलब ही नहीं है यूपीपीसीएस को। यूपीपीसीएस साफ जब करके मुझको करंट में केवल घटनाओं से मतलब है, अपने सिलेबस में ही बोली हुई है। और देखिए, ये सारी केवल घटनाओं की बेस्ड क्वेश्चन दी गई है, केवल घटनाओं के आधारित क्वेश्चन दी गई है। अब समझ गए, ये भी सिलेबस से टू द पॉइंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन भी मैं अपने करंट में पढ़ा हुआ था, और ये सेम क्वेश्चन था, आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोविड-19 की जब महामारी हुई थी तो एक नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेकेंड वेव आई थी, उसमें एक संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करने का प्रदर्शन किया था। ठीक है, या किसने ऐसा बनवाया था जिसने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट कर दिया था। अब समझिए, अब ये आप फोकस करिए, क्या ये राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम था या नहीं। अब जब ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए या आपके पास कोई टॉपिक पढ़ने के लिए आए, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि ये राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम है या नहीं। आप सोचिए, कोविड के दौर में ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंट थी, आप लोग खूब समझ सकते हैं। अब ऐसे में अगर कोई संस्था समझिएगा, ऑक्सीजन जनरेटर को और नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में कन्वर्ट करवा रही है, तो ये जो राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम ऑटोमेटिक बन जाती है। इस चीज को ध्यान देंगे, राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम ऑटोमेटिक बन जाती है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि भैया ये राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम था, ये कभी भी हमारे सामने पत्रिका में आएगा क्वेश्चन, तो हमको याद करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, अब यहाँ पे अगर सिलेबस को फोकस करिए थोड़ा सा, मैं अभी यहाँ से फिर सिलेबस लेके आ रहा हूँ आपको, मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। आज देखिए क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट पढ़िए पहले, लास्ट पॉइंट पढ़िए। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नोट, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि वो उत्तर प्रदेश विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों पर सामान्य परिचय उनका तैयार होना चाहिए। ठीक है, ऊपर के जो टॉपिक्स हैं उनको यूपी से रिलेटेड भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, यही चीज वो साफ साफ दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने, ध्यान देंगे, धार्मिक यात्रा में, आंसर पे नहीं चर्चा कर रहा हूं, आंसर आप लोग को पता चल चुका है, पेपर हो चुका है, तो आंसर आप लोग को पता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किए। अब सोचिएगा, जब बात आती है राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम, तो राज्य आधारित पेपर है, तो अगर थोड़ा सा राज्य आधारित या राज्य के महत्व के क्वेश्चन हो तो आपको भी वहां भी दिमाग में रखना है। अब सोचिए, कह रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक यात्रा, पर्यटन यात्रा स्टार्ट किया, जबकि आप लोग अगर मेंस थोड़ा याद रखेंगे तो हेरिटेज आर्क पे, ये भी एक पर्यटन यात्रा ही था, हेरिटेज आर्क पे 2019 के मेंस में यूपीपीसीएस क्वेश्चन बना चुकी है। अब समझिएगा, अगर ये चीज पेपर हमने दिमाग में रहता, तो जब पर्यटन से रिलेटेड फिर कोई यात्रा निकाल रही है यूपी गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात वो अपने लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। और ये यात्रा का नाम क्या रखा है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा। अब समझिए, कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार ने, यह एक धार्मिक यात्रा के लिए, एक बेसिकली क्या है, धार्मिक यात्रा है, और विवेकानंद का नाम भी बता रहा है। कह रहा है कि किस टाइप के व्यक्तियों के लिए स्टार्ट किया गया है। अब समझिए, यहां पे एक वर्ड क्या लिखा है, अब बोलेंगे धर्म कब से राज्य का महत्व बन गया। चलिए मैं मानता हूं धार्मिक यात्रा है, आप इससे इसकी इंपॉर्टेंट नहीं समझ पाए, लेकिन भैया ऊपरा ऐतिहासिक पर्यटन का ये यात्रा है, यानी धार्मिक स्थल ही दिखाए जाएंगे, लेकिन जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में लाके रामायण दिखाया जाएगा, समझे। यहाँ पे जो ऐतिहासिक अपने धार्मिक स्थल है उन्हीं से रिलेटेड ये चीज है। तो जाहिर सी बात है कि यूपी की कोई ऐसी जब ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हो रही है, तो वो ऐतिहासिक स्थल तुरंत क्या है, वो राज्य महत्व के विषय बन गए। और जब राज्य महत्व या ऐतिहासिक स्थल तो राष्ट्रीय महत्व की चीज है, ऐतिहासिक स्थल तो राष्ट्रीय महत्व का चीज हो गया। तो ये सीधी सी बात क्या है, ये इस टाइप के जैसे ही आपके क्वेश्चन आए दिमाग में, आपको दिमाग में रहना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बजट वाला जो क्वेश्चन है, अभी जब हम लोग इकोनॉमिक्स देख लेंगे तब कर लेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, क्या आते रहिए, मिलेगा। आइए इसको देखिए भैया, एक उत्तर प्रदेश जो वर्ल्ड में
फिफ्थ रैंक रखता है जनसंख्या में। वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक पॉलिसी लेके आता है, और ये पॉलिसी राष्ट्रीय महत्व की, ये राज्य महत्व का नहीं, राष्ट्रीय महत्व के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के लिए। अब सोचिए, क्या इसके प्रावधानों पर, और इसके प्रावधानों पर देखिए घटनाओं आधारित क्वेश्चन दिया, फैक्ट दिया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। समझिए, कह रहा है इस विधेयक का उद्देश्य 2016 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। एकदम साफ साफ आपसे यही जानना चाहे कि भैया 2026 तक, एक तो यहां पे, और दूसरा कितना होना चाहिए। सीधा आपसे घटना यानी एक सिंपल सा फैक्ट जानना चाहे, आपको ये फैक्ट पता है, ये दोनों फैक्ट क्या नहीं, सिंपल सी चीज आपको जाननी चाहिए। यहां भी देखिए, यहां भी सब क्या कर रहा है कि वर्तमान में राज्य का प्रजनन दर कितना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि 2.7 इसका प्रजनन दर है। ये एग्जैक्ट दोनों ऑप्शन इसके सही है, ये मैं पढ़ाया हुआ भी हूं, ठीक है, ये साफ साफ क्वेश्चन पढ़ाया हुआ हूं मैं, ठीक। अब देखिए यहां भी क्या है, फैक्ट ही दिख रहा है, कोई घटना हुई है या जो उत्तर प्रदेश का प्रजनन दर है उसके ऊपर एक छोटा सा फैक्ट दे दे रहा है आपको, घटना, ठीक है। प्रजनन दर क्या होता है ये आपसे नहीं पूछा हुआ है, प्रजनन दर कितनी है ये आपसे पूछा हुआ है। ये यूपीपीसीएस अपने सिलेबस में बोली हुई है कि मैं घटनाओं आधारित क्वेश्चन पूछेंगे, साफ साफ बोल रखी है, ठीक। तो 2000 ये जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या का जो बिल आया था, ये देखते ही पता चला कि भैया ये राष्ट्रीय और राज्य महत्व का विषय है, इस पे तो क्वेश्चन बन ही सकता है। और आप कहेंगे भैया एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे बन गया, तो भैया बना दिया, इससे रिलेटेड जब 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कोई भी शख्स बना देगा, हम लोग खुद ही बना देते हैं, तो ये कोई बहुत ही स्मार्ट खान काम नहीं किया है। आप सोचिए, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, हालांकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इको मार्क वाला। इको मार्क का क्वेश्चन क्या है, एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। कई बार यूपीपीसीएस को इस क्वेश्चन से कुछ ज्यादा ही प्रेम है, ठीक है। कोई भी अध्यक्ष आता है, इस क्वेश्चन से उसका प्रेम क्या होता है, ऐसे बढ़ जाता है ग्लूकोज की तरफ, ठीक है, एनर्जी की टाइप का। इको मार्क क्या है कि भैया पर्यावरण के लिए जो सुरक्षित सामग्री है बेसिकली उनको दी जाती है, ठीक। अब समझिए कि इको मार्क ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है जब ये इंपॉर्टेंट ना रहे साइबर में, कहीं ना तो कहीं से चर्चा का विषय रहती है। तो यानी ये एक तरह से ये करंट का भी क्वेश्चन है, और ये यूपीपीसीएस का सबसे फेवरेट ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है, ठीक है। कोई सक्सेस नहीं होगा कि पेपर बनाए और इको मार्क पे क्वेश्चन ना दे, कोई भी, ठीक है, सिंगल क्वेश्चंस नहीं होंगी जो इस पे क्वेश्चंस ना दे। अब बताइए कि पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से रिलेटेड ये एक प्रतीक है, इको मार्क है। तो पर्यावरण का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है या अंतर्राष्ट्रीय का है, दोनों महत्व का मुद्दा है, राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय। अब समझिएगा, जब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों महत्व का मुद्दा हो गया, और करंट में लिखा भी है, मुद्दा क्या, घटना हो गई, ये तो घटना ही है। तो करंट में साफ साफ लिखा कि मैं भैया ऐसे क्वेश्चंस दूंगी। अब आप समझ गए कि भैया करंट का क्वेश्चंस कैसा पूछेगी। अभी तक मैं हिस्ट्री का थोड़ा क्वेश्चन कम देखा हूं, हिस्ट्री क्वेश्चंस में 2-4 हिस्ट्री के भी दिखा देता हूं आपको, और भी। अब देखिए, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि हमारे मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता था, ये साफ साफ एनसीईआरटी से स्टेटमेंट, जो इसमें दोनों स्टेटमेंट आए थे वो साफ साफ एनसीईआरटी से उठाए गए थे, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाए गए स्टेटमेंट थे, ठीक है, इस चीज को जानने के। और ये जो स्टेटमेंट था, ये जहां तक मेरा मानना है ये राधा कृष्णन का स्टेटमेंट था, ठीक है। खैर इससे हमको नहीं मतलब है, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट उठाए गए थे, लोगों को लग रहा है वो बहुत बड़ी बुक से उठाई गई थी, किसी बड़ी बुक से नहीं उठाई गई थी। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और दोनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए गए थे। अब देखिए, मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, देखिए मिल गया हिस्ट्री, क्योंकि मैं हिस्ट्री समझाया आप लोगों को समझ में आएगा अभी। कहना निम्नलिखित में से किसने कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। अभी जब मैं कांग्रेस का परिचय दे रहा था तो यही तो बोला था कि भैया कांग्रेस की किसने किसने अध्यक्षता की है, ये सारी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। यही तो मैं सबसे बोला था, ऊपर से ही डिबेट करके। तो सीधी सी बात है कि ये क्या बोल रहा है कि भैया सिलेबस बोल रहा है कि मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए ये करंट का क्वेश्चन कह रहा विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था। अब समझिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जब कोई विश्व का पहला हो गया यानी ये अंतर्राष्ट्रीय मौत की घटना होगी कि नहीं होगी, और ये घटना है, ये एक घटना है ना कि कोई मुद्दा है। और यूपीपीसीएस बोलिए कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की घटनाक्रम की महत्व घटनाक्रम होगा उसको मैं पूछूंगी, साफ साफ बोल के रखिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे तो इसका मतलब आपने सिलेबस नहीं रीड किया है।
नोबेल प्राइज, कोई ऐसा साल हमको बताइए क्वेश्चन आ रहा हो, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम है। क्यों? क्योंकि भैया नोबेल प्राइज किसी खास फील्ड में, जिस 6 फील्ड में दिया जाता है, ये कुल 6 फील्ड में मैं इसको पढ़ा भी चुका हूं, जिन 6 फील्ड में इसको दिया जाता है वो उस खास फील्ड में एक खास काम करने की वजह से, खास डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये सातवाहन शासक वाला जो क्वेश्चन था हिस्ट्री का, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि सातवाहन नरेश, और साफ साफ क्या बोला है कि मैं इसके डिफरेंट टाइम पीरियड के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछेंगे। क्या कह रहा है कि सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, प्राकृत भाषा के पोषक थे। पहली बात तो यही बोल दे रहा है। ठीक है, सेकंड आइए, कह रहा है कि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। अब थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं सिलेबस को। देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष, साफ साफ क्वेश्चन बोला है। अब देखिए भैया, जब किसी भी टाइम पीरियड की जब आर्थिक व्यवस्था उन्नत होती है तभी वो क्या करती है, आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करती है, खुद को आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करेगी। इस चीज को ध्यान देंगे। डायरेक्टली यहाँ पे आर्ट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक में, सिलेबस में लिखा हुआ है। हालांकि मेरा मानना था कि यहाँ पे आर्ट से तो सीधा सीधा लिखना चाहिए था कि आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन देंगे, लेकिन यहाँ पे लिखी नहीं है कई बात। ठीक है, तो यहाँ से लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि ये बोला है कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों को की व्यापक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सातवाहन पीरियड का क्वेश्चन आएगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में मैं हमेशा बोला हूं कि एंशिएंट और मिडिवल में आपको आर्ट एंड कल्चर तैयार कर लेना है, और जो प्रशासनिक डेवलपमेंट हुए, जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुए उनके, मतलब कि ठीक है, किसी ने XYZ प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, कोई नया विभाग स्टार्ट किया, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और हमेशा जब भी मैं पिछली बार क्लास से था तो मैं यही बोलता था, हिस्ट्री आसान बन जाएगी प्रीलिम्स के लिए अगर इस नज़रिए से पढ़ जाएगा तो। और देखिए आया भी आर्ट एंड कल्चर पे। ये क्वेश्चन किस पे है? ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान दें तो ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं बोला ना कि गांधीयन मूवमेंट के टाइम पीरियड की घटना आएगी। अब देखिए दांडी मार्च, आप अगर मेरी क्लास को उठा के देख लेंगे करंट की, मैं 110% गारंटी लिया था कि यहाँ से क्वेश्चन आना है। मैं खुल के बोला था यहां से क्वेश्चन आना है, कोई रोक नहीं पाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट का टॉपिक था। इंडिया एट द रेट 75 का ये पार्ट है इस बार की दांडी मार्च, तो क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना था। और ये दांडी मार्च के इर्द गिर्द की पूरी घटना दी गई थी। ठीक है, ये दांडी मार्च की शुरुआत हुई किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? इसी से तो हुई थी। अब समझिए, जब इसी से स्टार्ट हुई थी लगभग, इस बार यूपीपीसीएस के पेपर देख लिख के ले लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे क्वेश्चन आने वाला है, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसका भी 75 साल पूरा हो रहा है। इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, इस बार सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन आएगा। देखिए गांधी मूवमेंट की सारी घटनाएं आपके पास है, शारदा नियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये सारी घटनाएं आपकी गांधी मूवमेंट के टाइम पीरियड की है। और बोला भी है कि राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पीरियड की घटनाओं को मैं पूछूंगा। अब समझिए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या, दो चार सबका देख लेते हैं। तो हिस्ट्री और करेंट का हम लोगों ने बहुत देख लिया, जिससे हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी जाए। हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ज्योग्राफी देखते हैं। ज्योग्राफी में क्या कर रहा है, ये जो सिलेबस कोई डाउनलोड करना चाह रहा होगा तो आप गूगल करेंगे, तो गूगल पे आपको जाएंगे तो किसी पे, दृष्टि पे के साइट पे भी मिलेगा और कुछ और भी साइट्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इजिली आपको मिल जाएगा। ये जिन लोगों को ये सिलेबस की जरूरत होगी उनको मैं बता दे रहा हूँ। और या मैं अभी इसको अपने टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अभी मैं इसको क्या करूँगा कि ऐसे शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन शॉर्ट में एक साथ नहीं आएगा स्क्रीन शॉट। अब भाई भूगोल में क्या कर रहा है कि भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, इसको मैं पूछूंगा। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल पे क्वेश्चंस बनाऊंगा। ये साफ साफ बोला हुआ है, इस टॉपिक को आपको फोकस करना। आगे क्या कर रहा है कि विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की आवश्यकता है। ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा विशेषज्ञता की नहीं,
साफ साफ कह रहा है केवल सामान्य जानकारी, यानी यहाँ की नदियों के बारे में, यहाँ की पठारों के बारे में, यहाँ के पर्वतों के बारे में, इधर के गर्तों के बारे में, जो समुद्र हैं उनके बारे में, जो समुद्र में चलने वाली जो जलधाराएं हैं बेसिकली उनके बारे में, ठीक है, जो रेगिस्तान है उनके बारे में, इन सब चीज़ों को आपको जानना है। राजधानियाँ आपको जाननी है, यही तो सामान्य जानकारी है, और क्या है। अब हम लोग आते हैं, देखते क्या सच में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिए हैं या मतलब कुछ घुमा दिए हैं, और देख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि भारत के भूगोल के अंतर्गत जो देश की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल है उनसे संबंधित। तो एक तो कह रहा है कि मैं भारत एवं विश्व दोनों के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पे क्वेश्चन पूछेगा, और जो भारत एवं जो विश्व के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल पे क्वेश्चन पूछेगा वो सामान्य जानकारी पूछेगा, ठीक है। और भारत वाले हो सकता है कि थोड़ा सा एनालिटिकल दे दिया। अब देखिए क्वेश्चंस, अब देखिए क्वेश्चन सामान्य जानकारी की बात हो रहा है। अब आइए समझ के, कह रहा कि भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पे क्वेश्चन देगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। जायज भैया कि रेनफॉल इकोनॉमिक जियोग्राफी से डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं लिंक है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इसकी सीधी भूमिका है। अब समझिए क्वेश्चंस बनाए कि नहीं बनाए। और वैसे भी देखेंगे तो भारतीय मानसून पे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस खूब देती है। भारतीय मानसून पे, चाहे मानसून का आना हो या मानसून का जाना हो, यहाँ ये यूपीपीसीएस का ज्योग्राफी में हीट टॉपिक है। ज्योग्राफी में ये हीट टॉपिक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब आइए, कह रहा है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किया गया था। खैर अभी इस चीज को छोड़ते हैं, जनगणना वाला देखिए, आइए मैं दिखाता हूं। जनगणना से क्वेश्चन पूछा है। अब आइए यूपी की सिलेबस देखिए क्या जनगणना के बारे में बोला है कि जनगणना के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैं देखा हूं जनगणना के बारे में साफ साफ लिखा है, मैं एक बार देख लेता हूं, आपको दिखा देता हूं। भारत में इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसी में होना चाहिए। सतत विकास है, गरीबी है, जनसंख्या है, ठीक है। तो समान विज्ञान में तो होगा नहीं, ऊपर कहीं, ऊपर इसमें नहीं, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक जियोग्राफी में क्या किया है, इकोनॉमिक जियोग्राफी में एक चीज लिखी है, नगरीकरण की समस्याओं पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। नगरीकरण देन किसकी है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की देन है नगरीकरण। तो एक तरह से डायरेक्टली क्या हो गया कि भैया जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, इसका डाटा कहां पे है, जनगणना में है। तो साफ साफ इनडायरेक्टली क्या बोला भैया कि जनगणना से क्वेश्चंस देंगे। और यूपीपीसीएस पिछले दिनों को छोड़ दिया, हालांकि इस बार क्वेश्चन तो अच्छा खासा जनगणना से दी थी, और आने वाले टाइम में भी देगी, क्योंकि अभी नए अध्यक्ष रहने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को तैयार रहेंगे। मैं एक बार उस क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ, जनगणना वाली। एक सेकेंड, कहाँ चल गया, ठीक है। तो इसका मतलब जनगणना का जितना क्वेश्चन मिलेगा ये हम लोग सब समझ जाएंगे कि इकोनॉमी के सिलेबस में साफ साफ जनगणना दिया गया है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अच्छा, ये भी करेंट का क्वेश्चन था, देख लीजिए। कह रहा कि फरवरी 2021 में नोगोजी ओकोंजा इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक चुना गया। महिलाओं को अगर इज्जत मिल रही है तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी देश हो, सभी देशों में, विश्व में देखेंगे महिलाएं बहुत पिछड़ी रही हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर महिलाओं को आगे किया जा रहा है, लीडर बनाया जा रहा है, अगर लीडिंग भूमिका में रखा जा रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट महत्व ही बात है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात है, इसमें नो डाउट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो नो डाउट कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बने हैं। वैश्विक शांति सूचकांक, अब सोचिए कि किसी भी देश के या किसी भी राज्य के या किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए क्या है, शांति का बहुत होना आवश्यक है। शांति का होना, क्योंकि जब शांति रहेगी तभी क्या है कि R&D में फोकस हो पाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस रहेगा, और जब R&D में बहुत ज्यादा फोकस रहेगा तभी डेवलपमेंट होगा, अब समझिए। तो जाहिर सी बात है भैया, ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है या नहीं है, ये आइडिया ऑफ इंडिया थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम लोग भी
क्षेत्रवाद से परेशान है, हम लोग क्या है कि मॉब लिंचिंग से परेशान है, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये घटनाएं होती हैं और इससे पता चलता है कि ये घटनाएं राष्ट्रीय अपमान का विषय है, तो यार जो वैश्विक शांति सूचकांक है ये डायरेक्टली बता रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये आपका सिलेबस बोला हुआ है। आइए क्या करें, कह रहा है कि हम लोग विश्व की क्या करेंगे, विश्व की सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जनजातियों के बारे में, यहाँ की जनजातियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जनजातियों के बारे में, ठीक है। जनजाति सिंपल सी जानकारी है। अब इसके लिए कोई ज्योग्राफी ऑप्शन होना थोड़ा जरूरी है कि ज्योग्राफी ऑप्शन रहेगा तभी जनजाति के बारे में जानेंगे। अब लोग नेक्स्ट आते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये भी जनसंख्या आधारित क्वेश्चन था। तो सेकंड जो क्वेश्चन ये जनगणना पे था, ये भी क्या है, ये इकोनॉमिक का जो सिलेबस है उस सिलेबस से क्वेश्चन था, ठीक है। ज्योग्राफी को और भी क्वेश्चन मिला भाई, ज्योग्राफी एक आध और मिल जाए फिर कर लेते हैं इसको खत्म। अब ज्योग्राफी को खत्म कर लेते हैं, नया उठा लेते हैं फिर, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया हुआ है। मैं इस दोनों क्वेश्चन को क्योंकि गूगल किया था, जब एग्जाम दिखाया था मैं दोनों क्वेश्चन गूगल किया था, और ये दोनों क्वेश्चन हमको साफ साफ गूगल दिखाया कि एनसीईआरटी से आया हुआ है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं मिले यार, 50-60 क्वेश्चन आ गए। चलो भाई एक साल और कर लेते हैं, मिल जाएगा तो डिस्कस, नहीं तो बैक हो जाते हैं, ठीक है। इस बार वाले पेपर में एक और भी अच्छी बात क्या थी कि यूपी के करंट के क्वेश्चंस खूब थे, मतलब यूपी स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भरे पड़े थे। मैं ये भी आप लोग को दिखा दूंगा कि भाई कितने यूपी पीसेस में यूपी स्पेशल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एक दिन मैं इस पर वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। कानपुर से यार अजीब सी बात है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ ज्योग्राफी का क्वेश्चन, या दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए जो भी 2-4 हम लोग देख लें, हो सकता है ऊपर से थोड़ा ध्यान नहीं दिया हूँ, ऊपर हो। यहाँ पे देखिए भारतीय नदियों पे क्वेश्चन है, ये बेसिक सामान्य जानकारी है कि नहीं है, ठीक है। और बोला भी है कि मैं भौतिक भूगोल से और इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन दूंगा, और ये दोनों से रिलेट करती है, ठीक है। अब देखिए आगे स्थानीय पौनों का नाम लिखा है और स्थान लिखा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में साफ साफ बोल रहा है कि भैया आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है, जनरल नॉलेज होना जरूरी है। ये है कि नहीं कि भैया हमको सभी देशों की स्थानीय पौनों का नाम, अगर कुछ बेसिक नाम इंपॉर्टेंट पता हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए तो जो जनजाति वाला क्वेश्चन था वो भी बेसिक जानकारी थी, जो स्थानीय पौनों वाला क्वेश्चन है वो भी बेसिक जानकारी है, ठीक। तो ये वो हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप लोग देख लिए कि बहुत बेसिक से फैक्ट्स पेपर में आ रहे हैं, इसको ध्यान देना है। अब हम लोग पॉलिटी में देख लेते हैं। पॉलिटी में क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँगा कि भारतीय राजनीति एवं शासन और संविधान कह रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था पंचायती राज से क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। भारतीय राजनीति से क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। शासन संविधान से, राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन बनाऊंगा, और कह रहा है जो आधिकारिक प्रकरण है वहाँ से बनाऊंगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश की पंचायती राज तो ऊपर भी हो गया, समुदाय विकास संहिता से क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। और कुछ, और राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारतीय संस्कृति में, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इतने टॉपिक्स को लेके पॉलिटी के क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राजनीति से, भारतीय शासन व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, पंचायती राज से, और जो इंपॉर्टेंट प्रकरण वगैरह हैं उनसे, ठीक है, इन सारे से क्वेश्चन बनाऊंगा। आ जाओ। भारतीय राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन क्या हुआ था जब जीएसटी लेके आया गया था, ठीक है। इसका काफी आलोचना भी हुआ था। और समझिए जीएसटी हो सकता है कि ये 4 साल पुराना घटनाक्रम हो गया, 4 ईयर, लेकिन कोई ऐसा हमको टाइम पीरियड बता दो जब जीएसटी आपके लिए इंपॉर्टेंट ना रही हो या न्यूज़ में ना रही हो, कभी भी किसी मंथ, हर वक्त न्यूज़ में रही है। और ये आप चाहिए तो करेंट के सामान्य घटना से भी इसको जोड़ सकते हैं,
करंट के समान राष्ट्रीय महत्व की घटना से भी इसको जोड़ के आप लोग इसको समझ सकते हैं कि वहां से क्वेश्चन होगा। मैं 3-4 क्वेश्चन पॉलिटी का दिखा देता हूं जो मेरे सामने पड़ जाएगा सीधा सीधा। वित्त आयोग, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 280, ठीक है। अब देखिए साफ साफ क्या पूछ दिया था कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, किसिन योगी थे। ये इंपॉर्टेंट सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा फैक्ट है ये, ठीक है। आगे देखिए ये मिकांग नदी वाला जो क्वेश्चन था, ये भी देखेंगे कि जनरल नॉलेज, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन था, साफ साफ बोला भी है कि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिलेबस ही बोली हुई है कि जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देख लें, 1-2 क्वेश्चन पॉलिटी का और देख लेते हैं, फिर पॉलिटी खत्म करके हम लोग अगली पे आ जाएंगे। कह रहे कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपके टॉपिक में सारे सीधे से कि यहां पे देखिए सिलेबस में आइए, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है कि शासन संविधान से क्वेश्चन बनाया जाएगा, साफ साफ आपके सिलेबस में देखिए लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका कहां से था, यहीं से था। एक क्वेश्चन हम लोग कोई और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लोग क्या करते हैं कोई और ले लेते हैं, और सीधा जो भी मिला, चलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण वाला ले लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात जो प्रथम सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम सत्र होता है वहां पे क्या होता है कि संबोधित करता है संयुक्त बैठक को, ठीक है। ये सारी बात बोल रहा है। अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं, भैया यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, बोल रहा था या नहीं, आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर के टॉपिक्स देखिए बहुत संक्षेप में, एक ही लाइन में कई बात एक ही में लिख दिया है, ठीक है। हालांकि वैसे देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड ऐसा लिख दिया कि यहाँ से बाहर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं जाएगा, ठीक है। केवल संविधान वर्ड बोल दे कि मैं कोई सिलेबस बना लेंगे, संविधान से क्वेश्चन बनाएंगे, तो सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से निकल के चलेंगे, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन। पंचायती राज देखिए इसलिए यूपीपीसीएस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पंचायती राज को अलग से एकदम स्पेशल लिखा हुआ है, भैया मैं पंचायती राज पे क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए देखिए पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। आप देखेंगे पंचायती राज पे क्वेश्चन पूछा हुआ भी था, मैं दिखा देता हूँ आपको। पंचायती राज पे वो ऑर्डर करने के साथ क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर इसमें दिया होगा मतलब जल्दी मिल जाए, ठीक है। पंचायती राज की जो संस्थाएं थी, सॉरी जो कमिटीज थी, उन कमेटी को ऑर्डर करने के लिए क्वेश्चन इस बार आया था, 2021 में आया था, देखिए, ठीक है। ये साफ साफ और सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि मैं पंचायती राज पे क्वेश्चन पूछूंगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान दे देंगे, देखिए यूपीएससी हिंदी इसी चीज को इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाके हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी क्या की है, एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए, ठीक है, जिसकी शुल्क केवल 1500 रुपये है। इस चीज को ध्यान देंगे, इसमें कुल 20 टेस्ट है, जिसका सिलेबस आप लोग जब हम लोग को 8840751912 पे कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट क्या मतलब, आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करना है, तो आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी 8840751912 पे, ठीक है। तो इस पर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट मीन्स आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर देना है, कॉल हो सकता है ना उठे, लेकिन व्हाट्सएप पे हम टेलीग्राम के जवाब आपको जरूर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे जुड़ सकते हैं। इकोनॉमी में देख लिए, कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछती भी है, ठीक है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछिए, गरीबी पे पूछेंगे, या जो गरीबी निवारण की जो योजना है आज क्वेश्चन पूछी भी है इस बार। जनसांख्यिकी पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जनसांख्यिकी पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए कह रहा है कि जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में उन पे क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। जो पर्यावरण से और नगरीकरण से जुड़ी समस्याएं हैं उन पे क्वेश्चन पूछेंगे, और इन्हीं सब के बेस्ड आप लोग पेपर उठा के देखेंगे तो क्वेश्चन पूछी भी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, तो सीधे आगे तक 6वीं एसडीजी क्या बता दो, ठीक है। और देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित सामान्य विषय जैसे जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ठीक है। कह रहा है कि इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ इस चीज में लिखा हुआ है। यानी यहां से क्या है, आपको देखिए क्लियर सब्जेक्ट में आप लोग पढ़िए, इसको देखते हैं हम लोग।
कह रहा है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के विषय में हमको सामान्य विषयों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ लिखा है कि इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, केवल सामान्य जानकारी की आवश्यकता है। यही कारण देखेंगे कि यहाँ से चूंकि बेसिक्स क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन बोलते हैं, और मैं भी यहाँ पे 300 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराया था और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस गए थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या कि नहीं हम पर्यावरण में पारिस्थितिकी की कोचिंग करेंगे प्रीलिम्स के लिए, क्या ही मतलब है, सामान्य जानकारी आने वाला कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफी में साफ साफ बोल रहा है कि भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल घटनाएं दूंगा, साफ साफ बोला है, करंट बोला मैं घटनाएं दूंगा, क्यों ही पढ़ना है। यहाँ पे सामान्य विज्ञान में भी सब देखिए साफ साफ लिखा है कि जो दैनिक अनुभव आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, दैनिक अनुभव कर रहे हैं, जो दैनिक प्रेक्षण है, इनके अनुसार मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा, साफ साफ बोल रहा है। ठीक है, प्रोटीन्स पे क्वेश्चन बना देती है इसके लिए। ठीक है, और भी जो बीमारियां हैं उन्हीं पे क्वेश्चन जनरेट कर देती है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स कुछ अगर थोड़ा सा देखेंगे लाइव वगैरह क्वेश्चन भी देती है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन देती है, वो क्वेश्चन देती है जिसको एक माना जाता है कि एक सामान्य विद्यार्थी को या स्टूडेंट को उसको आना ही आना चाहिए। यहाँ भी किसी भी आपसे स्पेशलिटी की मांग नहीं करती है। यहाँ भी आप चाहे कोई बेसिक बुक उठा के आप लोग खत्म करते हैं, कोई भी बेसिक बुक आप उठा खत्म से, कोई जरूरी नहीं कि आपको जाके 6 से 10 तक की NCERT उठानी पड़े, क्योंकि यह साफ साफ बोला कि मैं सामान्य जानकारी आधारित क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम आपके सिलेबस में बोला हुआ है। देखिए सामान्य विज्ञान विषय से क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो दैनिक अनुभव वाले विषय हैं उनसे पूछेगा क्वेश्चन, आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। ठीक है, तो ये था आपका वो पूरा सिलेबस, इस चीज को ध्यान देंगे, जिसके आधारित वो कहा है कि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। अब बता दिए कि इन सबसे रिलेटेड आपको यूपी के डेवलपमेंट्स बताना चाहिए, यानी यूपी से के पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई करंट का क्वेश्चन बनता है या ट्रेडिशनली बनता है, यूपी की नदियों से रिलेटेड, यूपी के पहाड़ों से, यूपी की जनजातियों से, ठीक है, तो आपको तैयार रहना होगा। यूपी में जो इंपॉर्टेंट कुछ एजुकेशन स्कूल ने, यानी क्या उसको बोलते हैं हम लोग, संस्थान खुलने हैं, उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ये सारे बेस जो ऊपर लिखा है, यूपी के पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, यूपी में जो गरीबी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, यूपी में जनसांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा, यूपी गवर्नमेंट की कोई इनिशिएटिव होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा, शहरीकरण जो नगरीकरण की समस्या है उस पर क्वेश्चन बनाएगा, मेन से क्वेश्चन बनाया भी है, यहाँ से मेन में क्वेश्चन यहाँ से बनाया भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी से क्वेश्चन बना देगा, इन्हीं आधारों पर जो संसाधन का वितरण है वहाँ से क्वेश्चन बना देगा, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन, भौतिक भूगोल है वहाँ से क्वेश्चन बना देगा। ये साफ साफ आपके सिलेबस में बोला गया है कि जो ऊपर के पॉइंट्स है उन्हीं से रिलेट करा के मैं यूपी का भी क्वेश्चन दूंगा, साफ साफ बोला गया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि अगर हम लोग सिलेबस पढ़ लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें तो भार बहुत हल्का हो जाता है। ठीक है, आप लोग को करना क्या है कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी हिंदी की प्रॉपर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसकी जो कॉन्टैक्ट है जिसपे आप लोग चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह मांग सकते हैं 8840751912, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो सारी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएंगी। और इसकी फीस मैं बता दूँ आप लोग को, इसकी 1500 फीस है, तो आप लोग पे करके इससे आसानी से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा कि स्ट्रेटजी वीडियो लेके आ जाऊँगा कि हमारा प्लान क्या होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।